जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के जन्म से लेकर अब तक हुई उन सारी गलतियों की जिसका नतीजा है कि आज बांग्लादेश चल रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है हमारे देश की आज़ादी से। अंग्रेज भारत को आज़ाद तो कर गए, पर जाते जाते भारत के 3 टुकड़े कर गए। जी हाँ, 3। इनमें से एक बना भारत और बाकी 2 बने पाकिस्तान। एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। और यहाँ से शुरू होता है पाकिस्तान के अंदर अशांति का दौर। इसका नतीजा ये होता है कि सन 1971 में भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान युद्ध करके खुद को एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने लाता है। नाम होता है बांग्लादेश। कुछ मुख्य कारण थे जिसके चलते बांग्लादेश का जन्म हुआ। पहला, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, राजनीतिक असमानता, यानी पश्चिमी पाकिस्तान का एक तरफा पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत करना और पूर्वी पाकिस्तान को राजनीतिक स्तर पर दबा के रखना। दूसरा, इकोनॉमिक इशू, यानी आर्थिक मुद्दा। सबसे ज़्यादा कमाई पूर्वी पाकिस्तान में होती थी, पर विकास के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान पश्चिमी पाकिस्तान पर रहता था। और तीसरा, किसी भी तरह के शांतिपूर्ण आंदोलन को जो पूर्वी पाकिस्तान में होता था उसे पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा जबरदस्ती रोक दिया जाता था। तो इन्हीं 3 कारणों से बांग्लादेश आज़ाद हुआ और वहाँ पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी। अप्रैल 1971 में पहले प्रधानमंत्री बने तजुद्दीन अहमद। सरकार ने नए नए कानून बनाए, जिनमें से 2 जो सबसे प्रमुख कानून थे जिनकी वजह से आज बांग्लादेश का यह हाल है, वो थे, पहला, कोटा सिस्टम फॉर गवर्नमेंट जॉब, यानी आरक्षण। और ये आरक्षण उन लोगों को दिया गया जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और दूसरा, स्पेशल पावर एक्ट 1974, जिसमें सरकार को यह पावर दिया गया कि वो बिना किसी ट्रायल के किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर सकती है। अब आइए जरा इस कोटा सिस्टम को और ध्यान से समझते हैं, क्योंकि असल बीमारी का जड़ ये कोटा सिस्टम ही है। कोटा सिस्टम कानून को बार बार संशोधित किया गया। 1972 से 1976 के बीच 80% बहाली कोटा सिस्टम पर होती थी और मात्र 20% मेरिट के आधार पर होती थी, जिसे 1976 में घटा के 80% से 60% कर दिया गया और अंततः 1985 में 56% कर दिया गया। इस कानून में एक और महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, जिसके अनुसार अब फ्रीडम फाइटर के बच्चों और उनके भी बच्चों को कोटा सिस्टम का लाभ दिया जाने लगा। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि इस आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि इस आरक्षण के अंतर्गत कौन आएगा और कौन नहीं, यह पूरा सरकार के हाथ में था। इसका नतीजा यह था कि रूलिंग पार्टी और उनके करीबियों को इस आरक्षण का लाभ आसानी से मिल जाता था और यहीं से एक आग पनपना शुरू हुआ लोगों के अंदर। अब साल 2018 में छात्रों ने इस आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। देखते ही देखते अपोजिशन का साथ भी उन्हें मिलने लगा और इस साथ का कारण वही 2 कानून थे जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले जाना था। पहला, कोटा सिस्टम और दूसरा, स्पेशल पावर एक्ट। आंदोलन को देखते हुए उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण कानून को ख़त्म कर दिया और इसके विरुद्ध में आरक्षण का लाभ लेने वाले लोगों ने हाई कोर्ट में केस कर दिया। इस पर सुनवाई करते हुए जून 2024 में हाई कोर्ट ने आरक्षण कानून को फिर से लागू करते हुए सरकार के उस फैसले को गैरकानूनी बताया। मामला तब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां 21 जुलाई 2024 को एक खास फैसला आता है। इसके अनुसार आरक्षण कानून लागू तो रहता है, पर उसको 56% से 7% पर ला दिया जाता है। इस 7% में 5% फ्रीडम फाइटर के फैमिलीज़ को और 2% शारीरिक रूप से असक्षम लोगों को आरक्षण दिया जाता है। लोगों में अभी भी गुस्सा रहता है और इस आग को हवा दे दिया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक बयान ने। उनका कहना था कि आरक्षण लोगों का अधिकार है और अगर आरक्षण फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों को न मिले तो क्या रज़ाकारों को मिले। इस बयान के बाद मानो जनता पागल सी हो गई, क्योंकि बांग्लादेश में रज़ाकार उन लोगों को कहा जाता है जो 1971 की लड़ाई में पश्चिमी पाकिस्तान यानी अभी के पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। और बस यहीं से शुरू हुआ बांग्लादेश के जलने का सिलसिला।
यह आंदोलन कितना हिंसक होते जा रहा है, इसको समझाने के लिए कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ, तो दिल थाम के देखिए। 1 से 7 जुलाई यानी पहले सप्ताह में 30 लोग मरते हैं और 500 लोग घायल होते हैं। 8 से 14 जुलाई यानी दूसरे सप्ताह में मौत की संख्या 60 पहुंची और घायलों की संख्या 1000 के पार। 15 से 21 जुलाई यानी तीसरे सप्ताह में मौत की संख्या 84 पहुंची और घायलों की संख्या 1500 के पार। और 21 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। इस फैसले के बाद चौथे सप्ताह में मौत की संख्या 174 पहुंच जाती है और घायलों की संख्या 2500 के पार हो जाती है। एक बात और आपको बता दूं कि यह सरकारी डाटा है, समझे ना। आंदोलन अब एक बड़े विद्रोह का रूप ले चुका था और आखिरकार 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, आज उनकी ही बेटी शेख हसीना को अपनी राजनीतिक गलतियों के कारण उस देश से भागना पड़ा। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकार उज्जमान ने अंतरिम सरकार बनवा दी है और उसकी कमान मोहम्मद यूनुस को दी गई है। पर अब भी ये विद्रोह रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, जरा इन आंकड़ों को भी देख लीजिए। 4 अगस्त 2024 को 91 लोग मरे, जिनमें से 14 पुलिसकर्मी थे और 300 लोग घायल हुए। 5 अगस्त 2024 को 100 लोग मरे और 6 अगस्त 2024 को 109 लोग मरे और इसी के साथ कुल मौतों की संख्या 409 तक पहुंच गई। और अब तो ये भी खबर आ रही है कि जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। एक ऐसा आंदोलन जो आरक्षण के विरुद्ध शुरू हुआ था, आज एक धार्मिक विद्रोह का रूप लिए जा रहा है। पर अफसोस, सब चुप है, तमाशा देख रहे हैं। जाते जाते कुछ तस्वीरों के साथ छोड़ जाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब इंसानियत जगेगी। जय हिंद।